अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सहारा सचो धनी चे हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान जी। ये शेर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का है, जिसका अगर मैं खुलासा करूँ तो एक लाइन में खुलासा बनता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल इकबाल लेक्चर 3 के साथ। आज हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का लेक्चर 3 और सेक्शन 4 से आगे हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमने सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 12 तक हमने इसको डिस्कस करना है। अब सेक्शन 3 को जो हमने डिस्कस किया था वो बताता है डेफिनेशंस के बारे में। जो डेफिनेशंस सेक्शन 3 में प्रोवाइड की गई हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी, और जो डेफिनेशंस वहाँ पे नहीं दी गई, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशंस दी गई हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 5 से स्टार्ट होगा। सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि एक लिविंग पर्सन ट्रांसफ़र करेगा अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे लिविंग पर्सन की तरफ। एक लिविंग पर्सन, अब लिविंग पर्सन से सिर्फ इंसान मुराद नहीं है, लिविंग पर्सन से कंपनी भी हम मुराद ले सकते हैं, लिविंग पर्सन से एसोसिएशन मुराद ले सकते हैं, या कोई भी एक ऐसी लीगल पर्सनालिटी हो हम उसे लिविंग पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब एक बंदा वो किसी कंपनी को, या एक कंपनी अपने एसेट्स किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है। तो यहाँ पे लिविंग पर्सन का मतलब ये है कि बंदा वो जो एग्जिस्टेंस में हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोई इंसान हो। अब हम जब आगे पढ़ेंगे रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी, जब मैं बार बार इसको इंटरवाइवोस का टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है कि एक बंदा जिंदा बंदा ट्रांसफ़र करेगा दूसरे जिंदा बंदे को। तो जब हम रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी पढ़ेंगे तो ये टर्म आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब लिविंग पर्सन कंपनी भी हो सकती है और एसोसिएशन भी हो सकती है। अब मैंने क्या कहा कि वो प्रेजेंट में और वो फ्यूचर में दोनों में ट्रांसफ़र कर सकती है। अब जो प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, फॉर सपोज एक चीज़ अभी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, चीज़ अभी एक एग्जिस्टिंग है, उसको हमने बेच दिया। सेक्शन 54 जब आप देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो क्या बताता है आपको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? अब कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ प्रेजेंट है, उसका वजूद मौजूद है, उसका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल का तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और एक चीज़ है इन फ्यूचर, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब एक प्लॉट आपने ख़रीदा हुआ है, आप किसी बंदे को कहते हैं कि भाई ये प्लॉट मैंने ख़रीदा हुआ है, इसके ऊपर मैं घर बनाऊंगा और ये घर मैं आपको बेचूंगा। आप 6 महीने आएंगे तो इसमें देखेंगे आप घर बना हुआ है। अब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। और वो कब होगी? वो फ्यूचर में। ठीक है, और ये प्रेजेंट में कौन सी होगी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 54। अब इसकी रेमेडी क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में? अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है, आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, लेकिन फॉर सपोज आपने किसी से गाड़ी खरीदी, आपने पैसे दे दिए, लेकिन वो अब गाड़ी की पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप कोर्ट की तरफ जाएंगे, कहेंगे कि जिस तरह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस तरीके से उसको परफॉर्म करवाया जाए। और दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप देखेंगे जाएंगे कि वो चीज़ बनी हुई है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फॉर सपोज जो घर आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया था कि हाउस मैं आपको बना के दूंगा अगर हाउस बना हुआ है, ठीक है, आप 6 महीने के बाद जाते हैं, हाउस बना हुआ है, तो आप जाएंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तरफ। अगर वो घर नहीं बना हुआ, ठीक है, उसने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर आपको घर बना के दूंगा, लेकिन अब तक घर नहीं बना, तो इसमें आपके पास क्या होगी कि आप डैमेजेस अपने क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने क्या कर सकते हैं? डैमेजेस और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल को आपने सेक्शन 54 में मज़ीद पढ़ना है। यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ था इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, तो उसकी वजह से मैंने आपको इसके थोड़े बहुत एडवांस में बता दिया। अब सेक्शन 6 जो है वो कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अब आप कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें सेल कर सकते हो। सबसे पहले तो आप हर किसी की, मतलब ये जनरल रूल है कि आप हर प्रॉपर्टी को, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो, आप उसे सेल कर सकते हो एक्सेप्ट। अब एक्सेप्शन ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? एक्सेप्शंस हैं। अब फॉर सपोज कोई बंदा मर्जुल मौत में, ठीक है, अब वो क्या कहता है? उस टाइम
अब एक राइट क्रिएट हो रहा होता है उसके लीगल ईयर्स का, तब वो प्रॉपर्टी अपनी बेच नहीं सकता। वो दूसरी एक्सेप्शन कौन सी है? री एंट्री की। अब री एंट्री से मुराद क्या होता है? जब आप किसी के साथ लीज़ का एग्रीमेंट करते हैं, जब आप किसी के साथ लीज़ का एग्रीमेंट करते हैं, अब उसको जब टेन्योर पूरा हो जाता है तो एक जो ऑनर होता है, जो रियल ऑनर होता है, उसको री एंट्री का हक होता है, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी की तरफ वापस जा सकता है। या कोई कंडीशंस होती हैं जो ब्रीच हो रही होती हैं, तो वो कंडीशंस अगर ब्रेक हो रही हैं, ब्रीच हो रही हैं, तब भी ऑनर को हक है किसका? री एंट्री का। तो वो मेयर री एंट्री राइट कैन नॉट बी सोल्ड आउट, ठीक है। आपका हक है री एंट्री का, वो आप सेल नहीं कर सकते। और दूसरा है ईजमेंट। ईजमेंट ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी के साथ जो भी आसाइशें, जो भी लाइक प्रॉपर्टी, एक आप घर के सामने से रास्ता जा रहा है, आपकी ज़मीन है, उसके बीच से रास्ता जा रहा है, आप जब बेच रहे हैं तो आपने उस प्रॉपर्टी और उस ईजमेंट राइट को अलग से नहीं बेचना। जब प्रॉपर्टी बेची जा रही होती है तो ईजमेंट राइट भी उसके साथ चला जाता है। जिस बंदे को होता है तो वो इसका नहीं है, आप कहेंगे यार ये यहाँ पे ईजमेंट इसका एक राइट है तो उसको मैं अलग से बेचता हूँ, ये प्रॉपर्टी अलग से बेचता हूँ, ऐसा नहीं होता। और दूसरा कहता है कस्टोडियन, जैसे दरगाह वगैरह के जो कस्टोडियन होते हैं उनको ये राइट नहीं है कि वो दरगाह वगैरह की कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। और दूसरा क्या है? मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब आपने सही मॉर्गेज में हो गया जैसे, या किसी और चीज़ में, सर एक जो राइट है आपने किसी बंदे को सू करने का, ठीक है, कि उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो राइट भी सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता। और आखिर में क्या है? पब्लिक ऑफिस, मतलब आप किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप अपनी पोस्ट बेच तो नहीं सकते, या जो आपको सैलरी या जो आपको पेंशन मिल रही होती है वो भी आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये एक्सेप्शन थी। इसके अलावा बाकी हर चीज़ क्या हो सकती है? ट्रांसफ़र हो सकती है। अब सेक्शन 7 कहता है पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू द ट्रांसफ़र। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो बताया है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अब पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एज ऑफ मेजॉरिटी हो, इंसान मतलब ना हो बंदा, और दूसरा क्या है कि भाई उसके ऊपर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो वो बंदा अगर वो सारी शुरू तक यहाँ पे पाई जाएंगी तो वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी मिल्कियत को कम्प्लीटली, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन और अनकंडीशनली ट्रांसफ़र कर सकता है, एब्सोल्युटली और कंडीशनली। और दूसरा सेक्शन 8 कहता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। अब ये नहीं है कि भाई मेरा घर है तो इसमें जो परमानेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं मैं आपको नहीं बेचता, मतलब जो चीज़ उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है वो भी उसके साथ चली जाएगी। अब कोई चीज़ है, कोई मशीन है लगी हुई है किसी भी जगह पे, अब उसका ये नहीं है कि भाई उसको अगर फॉर सपोज वो ऑपरेट किसी एक इलेक्ट्रिक मोटर से होती है तो वो इलेक्ट्रिक मोटर आपको मैं नहीं बेच रहा, सिर्फ ये मशीन बेच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी सारी चीज़ें किसी भी प्रॉपर्टी से अटैच्ड होती हैं वो उसके साथ बेची जाती हैं, या वो मतलब ये कंसीडर किया जाता है, चाहे वो लिखी जाए या ना लिखी जाए, यही कंसीडर किया जाता है कि जैसे फॉर सपोज आप किसी का घर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, या लैंड खरीदते हैं तो ईजमेंट राइट्स, रेंट राइट्स, प्रॉफिट, वो सारा का सारा एक बंदे से दूसरे न्यू बायर की तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेचता हूँ, इस प्रॉपर्टी को रेंट पे भी आप दे सकते हो, उसको अलग से बेचता हूँ, इसमें से जो प्रॉफिट होगा वो अलग से देता हूँ, ऐसा नहीं होता। सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफ़र। अब ये हमारा 1882 का कानून बना हुआ है, तो तब से उन्होंने कहा है कि 100 रुपीज़ से कम जो भी कीमत होगी, आप मतलब कोई भी ट्रांसफ़र होगी तो आप उसको ओरल कर सकते हो। अदरवाइज़ जो भी ट्रांसफ़र होगी 100 रुपीज़ से ऊपर, मॉर्गेज की हो, सेल की हो या किसी और चीज़ की हो, तो वो आप क्या करोगे, उसको रिटन मतलब ठीक है रजिस्टर्ड करोगे। अदरवाइज़ जो भी होगी वो क्या होगी, ओरल हो सकती है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप ओरल करें या आप उसको रिटन में करें, रजिस्टर करवा के। अब सेक्शन 10 कहता है कंडीशंस रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन, और सेक्शन 11 जो है आपस में रिलेटेड हैं। अब ये क्या कहता है, जब बंदा एक प्रॉपर्टी किसी को बेचता है तो उसको रोक देता है, उसके ऊपर लिमिटेशन लगाता है कि इसको नहीं बेचनी, आगे आपने किसी और को नहीं बेचनी, तो वो जो लिमिटेशन वो क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, वाइड कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस मतलब ऐसा उसको उन कंडीशंस को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ये सेक्शन 10 के बारे में, मतलब आप उसको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, वो प्रॉपर्टी अपनी डिस्पोज ऑफ करे, उसकी मर्ज़ी है, वो अपने रिश्तेदारों को बेचे, अपनी फैमिली से बाहर भेजे, अपनी फैमिली के अंदर बेचे। अब सेक्शन 11 जो है इस हमारी वीडियो का लास्ट जो सेक्शन, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब फॉर सपोज से कहता है कि रात को यूज़ ना करें, दिन को यूज़ ना करें, तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, अवॉइड होती हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। अगर कोई लगाता भी है तो ये कंसीडर किया जाता है कि वो कंडीशंस नहीं लगाई गई। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हमने जो भी कंडीशंस हैं,
कुछ वैलिड कंडीशंस होती हैं, कुछ इनवैलिड कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, कुछ कंडीशन सब्सिक्वेंट होती हैं। इंशाल्लाह रूल्स अगेंस्ट परपीट्यूटी के साथ हमने वो कंडीशंस भी डिस्कस करनी है। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।